पीएम मोदी आज शाम 7 बजे लेंगे शपथ। शाम 4 बजे संभावित मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बिम्स्टेक के अलावा कई देशों के नेता भी होंगे शामिल। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बंगाल हिंसा के पीड़ित परिवार। टीएमसी की कथित गुंडागर्दी का शिकार 50 पीड़ित परिवार दिल्ली पहुंचे। शपथ ग्रहण में शामिल होने शहीदों के परिवार भी पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी ने दे बापू और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। वॉर मेमोरियल में किया शहीदों को नमन। और हार के बाद कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को दिया टीवी डिबेट में न बैठने का निर्देश। 1 महीने तक किसी चैनल पर नहीं बैठेंगे कांग्रेस प्रवक्ता। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का यह बुलेटिन। हमारे रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स हमारे साथ जुड़े हैं आपको तमाम खबरें देने के लिए। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, आज उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी आज शाम 7 बजे शपथ लेंगे और उनके मंत्रिमंडल के लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, शपथ लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, जो धरने पर हैं, विरोध कर रही हैं और उन्होंने कई आरोप लगाते हुए धरने का ऐलान किया। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में बैठने से इनकार कर दिया है और कहा है कि डिबेट में नहीं बैठेंगे। और इसके अलावा एक और शराब कांड सामने आया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, गर्मी का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की। क्या पॉलिटिकल रिएक्शन है, इसको सुन लेते हैं, फिर निशांत राय से बात करते हैं। कहा जाएगा तभी चुप हो गया। मैं तो चुप हूं सर। बस सब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी है। 7 बजे वो आज शपथ लेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी किस तरह राजघाट भी गए हैं और बापू की समाधि के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और शाम 4 बजे वो अपने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिन जिन लोगों का नाम शामिल है। और कई लोगों को फोन करके बाकायदा कहा गया है कि आप शपथ ले रहे हैं, ऐसे फोन कॉल भी आए हैं। निशांत राय को जोड़ लेते हैं अपने साथ। सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन बाद में देख लेंगे, पहले देखते हैं निशांत राय से पूछते हैं क्या कुछ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम मोदी शपथ ग्रहण की तैयारियां। निशांत, क्या तैयारियां, और खास तौर से अगर देखा जाए आज का दिन बड़ा दिन है। वाकई आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है। जिस तरीके से यूपीए 2 को मौका मिला था और उसे 5 साल काम करके जनता के बीच जाने का मौका मिला था, वही एनडीए 2 को भी मौका मिला है। लोगों का ने भरोसा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। 5 साल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था जो सड़क बनाई है अब उस पर चलने का वक्त आ गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 5 साल में भारत का भविष्य का क्या होता है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि भारत को बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के जो कमेटी है, जो आर्थिक सलाहकार कमेटी है, उसके एक सदस्य ने कहा था कि भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव करने की जरूरत है। और अब ऐसे में उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाता है, इसलिए वित्त मंत्रालय बेहद अहम हो जाता है। अरुण जेटली ने कल पत्र लिख करके साफ कर दिया है कि उसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अरुण जेटली की जगह कौन लेगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ भारत ने अपनी विदेश नीति का भी खुलासा इस शपथ समारोह से सीधे तौर पर कर दिया है। मनमोहन सरकार ने एक नारा दिया था, एक्ट लुक ईस्ट। मोदी सरकार ने नारा दिया था एक्ट ईस्ट। बिम्स्टेक देशों को बुलाकर एक्ट ईस्ट को मोदी सरकार पूरी तरीके से एक तरह से मजबूत करने की स्थिति में। बिम्स्टेक देशों में जो तमाम देश हैं वो भारत के साथ उनके अच्छे संबंध है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और भी अन्य, मालदीव जैसे अन्य देश। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने 2 अन्य देशों को और बुलाया है जो बिम्स्टेक के मेंबर नहीं है, कजाकिस्तान और साथ में मॉरिशस। मॉरिशस चूंकि हमसे सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ है, कजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो एससीओ का चेयरमैन है और एससीओ में भारत ने तमाम बड़ी बातें जो है वो रखी थी। और
एससीओ में कहीं ना कहीं सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आपके लिए भी बधाई की है क्योंकि गठबंधन में आप शामिल हैं। आप सबसे पहले तो ये है कि आपके यहाँ से कौन मंत्री बन सकता है, ये भी एक सवाल रहेगा, और उसके अलावा आप किस तरह आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, देश की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, उसके आलोक में केंद्रीय सरकार का गठन है। जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे, ये हमारी उम्मीद है। और आम जनों को हम लोगों ने भरोसा भी दिया है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, मानव विकास, उत्थान, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य किया सकता है, उस संबंध में सरकार की कार्य योजना काम करेगी। नीरज जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर बात की जा रही है और आपके यहाँ से कुछ नाम दिए गए होंगे, हालांकि अभी जल्दबाजी होगा आपसे ये पूछना, आप भी यही कहेंगे, लेकिन 2-3 नामों में से आरपी सिंह का नाम सबसे आगे जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है कैबिनेट का गठन होना है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि एनडीए के घटक दलों की भागीदारी होगी। तीसरा, हमारी पार्टी के कौन नामित होंगे, इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसके बारे में हम लोग को जटिल जानकारी न है न दिया जाएगा कि किसका नाम तय हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। निशांत राय, सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि कौन होंगे, हालांकि 2-4-5 घंटों में सब चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अभी हम इसको नहीं खोल पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, कई लोगों को फोन कॉल आए हैं कि आप शपथ ले रहे हैं, रामदास अठावले हैं, गठबंधन के एक सहयोगी हैं, उसके अलावा बात की जा रही है सुषमा स्वराज को भी कॉल आया है, ऐसा बताया जा रहा है। कई ऐसे नेता हैं जिनको कहा गया है। क्या लगता है कि शाम 4 बजे उनसे मीटिंग करेंगे और मंत्रिमंडल में इस बार कुछ आपको लगता है नया कुछ होगा, बदलाव होगा, या पिछले से कुछ और बेहतर होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से लेकर अगर दिल्ली तक देखा जाए, वो हमेशा बदलाव के लिए जाने जाते हैं, और अमित शाह भी कुछ इसी तरीके से संगठन में बड़े और चौंकाने वाले फेरबदल करते आए हैं। तो दोनों की जोड़ी है, तो उम्मीद है कि हमें कई सारे बड़े फेरबदल चौंकाने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए पिछली बार के मंत्रालय, उसके ऊपर से गिनती शुरू की जाए, प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्रालय अरुण जेटली, गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज, और रेल मंत्रालय पीयूष गोयल, और कोल एंड माइंस जो थी पीयूष गोयल, इस तरीके के जो है अहम मंत्रालय हैं, एमएचआरडी जो है प्रकाश जावड़ेकर, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक नाम नजर नहीं आ रहा है, वो वित्त मंत्री अरुण जेटली का है, क्योंकि उन्होंने पत्र लिखकर मना कर दिया। तो ऐसे में ये बड़े मंत्रालय किसके पास जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कल जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो पीयूष गोयल के घर पर जाकर मिलते हैं, तो सीधे तौर पर यह मैसेज है कि पीयूष गोयल को टॉप 5 मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री मिलना तय है। राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा कद है, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक तरह से पार्टी के कद्दावर टॉप 3 लीडर्स में वो गिने जाते हैं, तो उनको भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ी है, आखिर उनकी जिम्मेदारी किसको दी जाए? जो तमाम आंकड़े अगर देखे जाएं तो एक ऐसा नाम है जो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी है बीजेपी के, और तमाम वो नेता कि आखिर उनको जयप्रकाश नड्डा, क्या वो मंत्रिमंडल में एज ए स्वास्थ्य मंत्री शामिल होते हैं? अगर अमित शाह मंत्रिमंडल में आते हैं तो क्या जेपी नड्डा को बीजेपी की बागडोर दी जाती है? तो देखने दिलचस्प होगा कि आखिर मोदी और शाह की जो जोड़ी है, आखिर इसने फैसला क्या किया है। निशांत, एक लास्ट सवाल, जो पश्चिम बंगाल के हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके परिजनों को बुलाकर एक मैसेज ये दिया गया कि अपने कार्यकर्ताओं को हम हर हाल में भुलाएंगे नहीं, और उनके कष्ट में हम शामिल हैं, उनके दर्द को शामिल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसका मैसेज क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जाए, या वाकई में पार्टी की कोई लाइन है? देखिए, चाहे इसको चुनाव से जोड़ा जाए, चाहे इसको पार्टी की लाइन से जोड़ा जाए, अगर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे मंच पर अपने कार्यकर्ताओं के परिजनों को बुलाकर लेके आता है, तो सीधे तौर पर यही मैसेज देता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं, उनका दुख में हम शरीक हैं, उनके सुख में हम शरीक हैं, और उनको अपने सुख में शामिल करेंगे। और बंगाल में आने वाले समय में जो चुनाव है, 18 से 40% वोट बैंक पर बीजेपी पहुंच गई है, वो कहीं ना कहीं दूरी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर तय हुई है। और जाहिर सी बात है कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा रही है, इस तरीके से अगर वो उन लोगों को बुलाती है तो उसको एक मजबूती मिलेगी, और अन्य राजनीतिक दलों को
इनसे सबक भी लेने की जरूरत है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच जाती हैं, अपनी एक कार्यकर्ता की हत्या होने के बाद से उसको कंधा देती हैं, तो राजनीति में जो नैतिकता है उस नैतिकता को बीजेपी बेहद मजबूत तरीके से रख रही है और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दलों को ये सीखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इस पर, लास्ट सवाल के बाद ही करो, कांग्रेस इस पर कटाक्ष भी कर रही है कि स्मृति ईरानी जो है वहां पर अमेठी में तो पहुंच जाती है, लेकिन अगर सूरत की बात की जाए वहां 20 बच्चों को कंधा देने कोई नहीं पहुंचा। यह मुद्दा शायद कांग्रेस उठाने के मूड में थी। जाहिर सी बात है कांग्रेस मुद्दा उठाने के मूड में थी, लेकिन जिस तरीके से एक सांसद के तौर पर अगर हम स्मृति ईरानी को देखें तो उनका एक बेहतर प्रयास है। एक कार्यकर्ता को कंधा देने पहुंचे। सूरत वाली जो घटना है उस घटना को लेकर देश में तमाम लोगों ने निंदा की, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। और सियासत तो चूंकि हमारे देश में कोई नई बात नहीं है ऐसे हत्याओं पर या ऐसे घटनाओं पर, और सियासत यानी विपक्ष अपना काम करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। संदीप हमारे साथ रहेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी धरने पर क्यों बैठ रही हैं। क्या उनको लग रहा है कि उनका जनाधार वहां पर खिसक रहा है? 22 पर वो सिमट गई और बीजेपी 18 पर पहुंच गई है 2 से। वो एक उनकी घबराहट है या पॉलिटिकल एक कहना चाहिए मूव है, क्योंकि वहां पर अब विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उनको लग रहा है कि कई मोर्चों पर वो विफल हुई हैं। लोकसभा में खास तौर से उनके यहां सेंध भी लग चुकी है। देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी का मैजिक चला था और ये माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल जो जीतना मोदी के लिए एक बड़ा चुनौती होगा, हालांकि इस चुनौती को उन्होंने पूरी तरह से सही सटीक साबित भी हो उस पर। जिस तरह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं को रैली करने से रोका था, उनके हेलीकॉप्टर उतरने से मना कर दिया था, उसी दौरान से लगने लगा था कि शायद ममता बनर्जी के अंदर ये डर बैठने लगा है कि उनकी सियासी जमीन जो है खिसक ना जाए। हालांकि नतीजे जब आए तो ये साफ हो गया पूरी तरह से कि जो उनका जनाधार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो मोदी का मैजिक है पश्चिम बंगाल में चल रहा है। जो आज की जो बात करें, हमारे साथ नीरज राय जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं। नीरज राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नीरज जी, धरने पर बैठे हैं आप, जनाधार खिसकने का डर है या विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं या सिर्फ विरोध दर्ज कराना है? खालिद भैया, आपको भी बखूबी पता है कि ममता बनर्जी देश की ऐसी पहली नेत्री हैं जिनके राजनीतिक बुनियाद ही धरना प्रदर्शन और अनशन से रहा है। यह उनके लिए नई चीज नहीं है। संघर्ष करके वो आज मुख्यमंत्री स्तर तक बैठी हुई हैं, तो आम जनता की समस्याओं को लेकर या अपने लोगों की समस्याओं को लेकर धरना पे बैठना उनके लिए नई चीज नहीं है। नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस में रहते हुए वो कांग्रेस का विरोध करती थी, कांग्रेस में भी उनका नाम एक तरह से पश्चिम बंगाल की शेरनी के तौर पर एक तरह से लिया जाता था। धरना प्रदर्शन उनकी आदत में शुमार है, लेकिन आज शपथ ग्रहण में संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए उनको निमंत्रण भेजा गया, वहां पर ना आकर वो विरोध दर्ज करा रही हैं, क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि जिस तरह पीएम मोदी ने कहा था 40 विधायक हमारे टच में है, तो आपकी तरफ से कहा गया था एक काउंसलर को भी नहीं तोड़ सकते, 50 से ज्यादा काउंसलर टूट गए। तो क्या ये चिंता के बाद फैसला लिया गया या वाकई में आदत के मुताबिक ही धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, उनके लिए पहले जन समस्याएं होती हैं, दिखावा नहीं होता है। ठीक है, जन समस्याओं के समाधान के लिए ही वो कोई काम करती रहती है। दिखावा के लिए तो मान लीजिए दूसरे लोग है ही खालिद भैया। और रही बात यहाँ विधायक टूटने या काउंसलर टूटने, तो मैं अभी आपसे कल भी पूछ रहा था, अभी पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो टूट के जा रहे हैं ये राष्ट्रवादी और राष्ट्रवीर हो जाएंगे या टीएमसी के गुंडे ही रहेंगे? मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे। आपके यहाँ थे तो राष्ट्रवादी थे? नहीं 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 नहीं, मैं तो कभी बोला ही नहीं। मैं तो हमेशा यही बोलता था, या पूरी तृणमूल कांग्रेस बोलती रही कि नहीं वैसी नहीं, इनके द्वारा टीएमसी के गुंडे बोले जाते थे। तो मैं वही पहला ही इनका तकिया कलाम होता था कि टीएमसी के गुंडे। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या वो टीएमसी के गुंडे ही रहेंगे या राष्ट्रवादी और राष्ट्रवीर हो जाएंगे? जी, ये सवाल आपके लिए जायज है, आप पूछ सकते हैं और आप अपने नेताओं से भी पूछिए जो आपके यहाँ बचे हुए हैं, उनसे भी पूछिए कि वो अभी किस पाले में रहना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राय जी, खास तौर से आपका आपने समय दिया। संदीप, पश्चिम बंगाल की राजनीति बड़ी गर्मा गई है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर देखा जाए ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं दिल्ली आने के बजाय। देखिए, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सॉरी मैं आपके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ सकती। हालांकि परसों तक उनका आना तय था और उन्होंने कहा था कि यह संवैधानिक एक कार्यक्रम है जिसमें मैं जरूर आऊंगी। और जो है अब उनका एकदम से ना आने का जो विचार बना है उसके पीछे उन्होंने पीएम मोदी को खत लिख के कहा है कि जो 54 जो लोग कार्यकर्ता जो बीजेपी के मारे गए उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से राजनीतिक जो हत्या है उसका रंग दिया जा रहा है। और इसके बाद में जो बीजेपी के IT सेल
सेल के जो चीफ हैं उन्होंने भी इस बात को बताया कि जब 2011 में ममता बनर्जी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उस दौरान जो टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए थे उनके परिवार वालों को बुलाया गया था। तो अब ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि ममता बनर्जी का पहला यू टर्न नहीं है। इससे पहले 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तब भी ममता बनर्जी नहीं आई थी, और उन्होंने जब गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी उस दौरान भी ममता बनर्जी नहीं आई थी, उनको निमंत्रण दिया गया था। तो पहला मामला इस तरह का नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी इस तरह से बायकॉट करती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर चलने वाली राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को बाकायदा निर्देश दिया था कि वो अब डिबेट में ना बैठें। अब कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि उसमें टाइम बाउंड है, 1 महीने के लिए है, लेकिन तरुण शर्मा से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या है। हाँ देखिए जाट जी, एक ऐसा समय है जब आप एक मजबूत सरकार सामने आई है तो एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। और ऐसे समय में कांग्रेस का 1 महीने के लिए अपने प्रवक्ताओं का बैन कर देना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस लोकसभा 2000 चुनाव जो 19 में हुआ है उसके हार से एकदम डर गई है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी है। खुद जो पार्टी अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो अपने इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और अब पार्टी प्रवक्ताओं का ना डिबेट के अंदर आना। ऐसे के अंदर क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के साथ साथ जो है मजबूत विपक्ष भी चाहिए होता है। अगर तमाम घटनाएं होंगी, तमाम बातें होंगी तो उसके ऊपर टीवी डिबेट होती है। जाहिर सी बात है, आप भी कई इशू पे डिबेट करते हैं। इसमें जो मजबूत विपक्ष है, विपक्ष का भी पक्ष जानना जरूरी होता है। तरुण, इस पे इसका कांग्रेस का कोई मत सामने आया कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्या वो रिवाइव कर रहे हैं, क्या प्रवक्ताओं को बदल रहे हैं, या पॉलिसी को बदल रहे हैं कि वो डिबेट के बजाय जमीन पर जाकर संघर्ष करें, या उनकी क्या पॉलिसी है, क्यों उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया? देखिए, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि सुबह ही रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है कि हमने तमाम अपने टीवी डिबेट में कार्यकर्ताओं को जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन कांग्रेस जो इस समय अपने सबसे बुरे दौर से अगर कहें तो जूझ रही है, तो ऐसे में पार्टी को जो है आत्ममंथन की जरूरत है। लेकिन क्या वो आत्ममंथन पार्टी के प्रवक्ता जब 1 महीने तक बहस में नहीं बैठेंगे, क्या उससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं? जरूरत है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी हमने देखा कि लगातार जो है इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जाकर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और ऐसे में टीवी डिबेट के अंदर, क्योंकि जब भी देश के अंदर किसी भी तरह की कोई घटना हो, या फिर नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। जो सरकार कुछ कार्यों में कमी कर देती है या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं, उसे विपक्ष उठाए। तो ये तमाम चीजें हैं। देखना होगा कांग्रेस ने डिसीजन क्यों लिया है। क्या कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन चल रहा है? क्या कांग्रेस अपने जो फेरबदल है पार्टी प्रवक्ताओं का, क्या उसमें कोई फेरबदल करने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा। सवाल कई हैं कि आखिर उन प्रवक्ताओं को बैन क्यों किया गया जो पिछले कई महीने से लगातार टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते थे और मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश करते। क्या उनके कोशिशों में खामियां हैं, उनके बयानों में खामियां हैं, या उनके स्टाइल में? ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब यूपी की, जहां पर शराबबंदी के लिए बाकायदा 1910 के आबकारी अधिनियम में बदलाव किया गया और फांसी तक के प्रोविजंस किए गए। यूपी कैबिनेट में, योगी कैबिनेट ने बाकायदा ये फैसला लिया था। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी वारदातें हुई हैं, चाहे वो रुड़की का मामला हो, हालांकि उत्तराखंड में था, लेकिन सहारनपुर का मामला हो, कुशीनगर का मामला हो, और अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया। लेकिन आज फिर सीतापुर के अंदर 3 लोगों की शराब के पीने से मौत हो गई है, जिसे कहना चाहिए इलीगल लिकर है, उसकी वजह से। सबसे पहले इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन देखते हैं और इस पर जानकारी का बयान सुनते हैं और फिर अपने संवाददाता संजय श्रीवास्तव से बात करते हैं। ये फतेहपुर चौकी बाराबंकी बॉर्डर से 3 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र में एक दो गांव में 3 लोगों का मृत्यु होने की सूचना आई थी। उस पर प्रथम दृष्टया से प्राइमा फेसी ये पता चला है इन लोगों ने एक ही जगह पे इतवार के दिन दारू पिया हुआ थे और वहाँ से उनके कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गया था और उसी के कारण मृत्यु हो गया। पोस्टमार्टम में इनका विसरा प्रिजर्व किया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है और उसमें दारू बेचने वाले का ग्रुप का मेन अभियुक्त और उसके साथी दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, क्या जानकारी है इसमें? और सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि लगभग 2 साल पहले यूपी की कैबिनेट ने, योगी कैबिनेट ने बाकायदा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। 1910 के आबकारी अधिनियम में बदलाव करते हुए 60 के एक अमेंडमेंट करते हुए धारा जोड़ी थी। क्या उसका कहीं कोई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से लगातार वारदातें सामने आ रही हैं, परसों भी 20 लोगों की मौत हुई है, क्या लगता है?
बिल्कुल खालिद, आपने बहुत ही जेन्युइन सवाल उठाया है कि यूपी में जो जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं, तो शराब के जो नमूने भरने का अधिकार है वो अभी तक पेंडिंग है यूपी में। प्रमुख सचिव स्तर पर वो फाइल अटकी हुई है। जो आपने बताया, ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2004 में बना था और इसके तहत जो FSSAI है, यानी कि ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके तहत कानून में बदलाव किया गया था और ये था कि औषधि प्रशासन विभाग जो हर राज्य में होता है वो बाकायदे अगर ऐसी कोई भी जो अल्कोहलिक ब्रेवरेज है, जो भी युक्त पदार्थ है, अल्कोहल युक्त पदार्थ हैं, उनके नमूने भरे जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा। लेकिन इसका अधिकार अभी तक 1 अप्रैल से लागू होने के बाद भी यूपी में जो आबकारी विभाग है या फूड सेफ्टी विभाग है उसको नहीं मिला है। वो फाइल प्रमुख सचिव स्तर पर लटकी है। तो आप सरकार की संवेदनशीलता को देख सकते हैं कि कितनी है, यानी कि लगातार चाहे कानपुर हो, कानपुर देहात हो, सहारनपुर हो, कुशीनगर हो, फिर उसके बाद बाराबंकी और अब सीतापुर, लगातार मौतें हो रही हैं और चंद जो कोतवाल या सिपाही या चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करके, आबकारी निरीक्षक अधिकारी को सस्पेंड करके आप पल्ला डालना चाहते हैं। ऊपर बैठे लोगों पर जब तक गाज नहीं गिरती है या ऊपर बैठे संजय, एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल है, हालांकि इसको सटार के तौर पर भी देखा जा सकता। क्या कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मौतें होंगी तो कम से कम शराब के नुकसान लोगों के समझ में आएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही आपने जो कहा, ये शराब सिंडिकेट है। जो शराब बनती है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो गांव में शराब बनती है, जहरीली शराब बनती है, या जिनसे जो शराब के बड़े माफिया है, ठेकेदार, उनको लाभ नहीं होता है, ऐसी मौतों से उनको फायदा जुड़ा है। आप देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, क्योंकि ऐसी शराब पर लगाम लगता है जो बिना लाइसेंस के, बिना किसी इजाजत के वो चोरी छुपे बनती है और उसको पीने से इस तरह होता है, तो उस पर सरकार और पुलिस दोनों काबू करते हैं और इससे फायदा सीधे सीधे जो लिकर माफिया है, शराब माफिया, उनको होता है। तो इस नजरिए से भी देखा जाता है कि उनके लिए तो ये खुशखबरी हो जाती है कि हमारे ही ठेके, हमारे जो लाइसेंसी ठेके, उन्हीं पर आके लोग शराब लेंगे और कच्ची और जो मिलावटी शराब। संजय, अगर देखा जाए जो जितनी भी कटरी है, चाहे गंगा की हो, चाहे यमुना का खादर हो, यमुना गंगा का खादर है, उसके अलावा आप जहां जहां देखें, जहां जहां शुगर केन की ज्यादा खेती है, खासतौर से शीरा जो व्यापारी हैं, ये दोनों तीनों जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इलीगल जो लिकर है उसके पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। क्या लगता है ये जो पूरी टेनरी है, जो जिसे कहना चाहिए पूरा जो रीजन है, ये पुलिस के निशाने पर होना चाहिए, लेकिन शायद वहां पुलिस के निशाने पर सिर्फ उगाही रह गई है? अब बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी नदियों के किनारे के गांव है, वहां एक जाति विशेष में नाम लेके कहता हूं कि मल्लाह जातियां होती हैं और उनके पूरे गांव में घर घर में शराब बनाई जाती है, घर घर में बच्चे से लेकर बूढ़े औरतें तक पीती हैं। और वहाँ उस इलाके की जो चौकी होती है, उसके सिपाही को, बीच का जो सिपाही होता है, उसे सब पता होता है, लेकिन वो अपनी जेब भरता है और कितनी शराब बनी है, कितनी शराब के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, वो वहीं तक सीमित रहता है। अगर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो तो जो मिलावटी और जहरीली शराब है उस पर लगाम लगाई। संजय, मैं थोड़ा सा इसमें अमेंड करना चाहूंगा कि एक तो जाति को हम नहीं कहेंगे क्योंकि जाति कोई नहीं होती, सब लोग अच्छे भी नहीं होते, सब लोग खराब भी नहीं होते, लेकिन जो आप चौकी के बीट को बात कर रहे थे सिपाही की, उसको पता नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा टुन हो जाता है, उसको सिर्फ पैसे और शराब से ही मतलब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव। लेकिन सवाल यही है कि सरकार कब इस पर प्रभावी कदम उठाएगी और इस तरह की मौतों का सिलसिला रुकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत और कई जगहों पर गर्मी के कहर की। गर्मी का प्रकोप इस कदर है कि गाड़ियों के एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ रहेंगे। प्रणय ने आज कई लोगों से बात भी की है, वो भी बाद में सुनवाएंगे। लेकिन प्रणय, क्या लग रहा है, एसी में अगर बैठते हैं तो कुछ और बात होती है, बाहर जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है? बिल्कुल, देखिए, तापमान की अगर हम बात करें और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक गर्मी से किसी भी तौर पे राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी कल तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था, राजस्थान में 47 पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी कल 47 डिग्री तापमान था। तो आप इससे महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर 48 तक बताया गया। अभी मैं FM पे सुन रहा था गाड़ी में आते हुए, तो गर्मी को भी एंजॉय कर रहा था और उस टेम्परेचर जब बताया जाता तो और ज्यादा गर्मी लगने लगती। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी गाड़ी का एसी चल रहा था या नहीं चल रहा था? मेरी गाड़ी का एसी चल रहा था, लेकिन मेरी शर्ट पूरी गीली हो गई थी, गाड़ी पुरानी है।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गर्मी है इस वक्त वो पूरा अपने शबाब पर है और लू भी चल रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। हिदायत ये दी गई है कि 2 से लेकर और 4 बजे तक का जो समय है उसमें आप अपने घर में ही रहिए। घर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही आप बाहर निकलें, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरी आप एहतियात बरतें, पानी समय पर पीते रहें, नमक की कमी ना हो, इसका भी आप विशेष ख्याल रखें। प्रणय, एक सवाल जनता के लिए। एक तो जो आपने बताया था कि कलर्स के हिसाब से वो कुछ अलार्म करते हैं, कौन कौन से येलो अलर्ट जो है उनको आप डिफाइन कर दें, और एक जनता को जो थोड़ा सा और बढ़ा के बता दें जो एडवाइजरी है, फिर वो जो खुद बोल रहे हैं वो भी सुनवा देंगे। थोड़ा सा आप भी जनता को अवेयर। देखिए, दरअसल मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है वो ये है कि अभी 3 दिन तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आपको 3 दिन तक तो बहुत ज्यादा अपना बच्चों का और खासतौर से जो घर में बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना है। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर का ये साफ कहना है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, जिस वक्त हीट वेव्स बहुत ज्यादा होती हैं, सन एकदम टॉप पर होता है, उस वक्त घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सुन लेते हैं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं और फिर खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। टेम्परेचर है, और सबसे पहले तो एक हीट स्ट्रोक का हो रहा था कि टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो बॉडी का, और अगर आदमी काम कर रहा है, बाहर सड़क पे जा रहा है, काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लेबर क्लास है या रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको तो और ख़ासतौर से इस चीज़ का बड़ा वो रहता है कि हीट स्ट्रोक होने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें अगर पानी ना पिए डिहाइड्रेशन होने के चांस होते हैं। पानी अगर पर्याप्त मात्रा में अच्छा ना मिले, साथ में क्योंकि ऐसे मौसम में फिर अगर कोई फल खुले हुए हैं या कुछ ऐसा कुछ खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, सब्जी अगर बाहर रखी है या फ्रिज में रखी तो उसके भी खराब होने के चांस होते हैं। थोड़ा सा अगर बॉर्डर लाइन पे अगर हमने ऐसा कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो उसमें भी एक हमारा गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि जो लूज मोशन वोमिटिंग का भी चांस इसमें हो जाता है, और डिहाइड्रेशन पहले से ही चांस रहता है। तो इस मौसम में खास तौर से हमें डिहाइड्रेशन का अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमारे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे जो टेम्परेचर है लगभग 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड, राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में, साउथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रियलाइज हो रहे हैं। तो हीट वेव की स्थिति है, साथ ही साथ कुछ स्थानों पर सीवियर हीट वेव की भी सिचुएशन बनी हुई है। यही वजह है कि आप लोगों की तरफ से जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है हीट वेव को लेकर। निश्चित तौर पर जब तापमान हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तो हीट वेव, और 47 से ऊपर होता है तो सीवियर हीट वेव होता है, और इसके लिए ही हम लोगों ने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चेतावनी जारी की हुई है कि आप मैक्सिमम टाइम में, अगर हो सकता है जो दिन का टाइम है 2 से लेकर के 5 बजे तक, 4 बजे तक का, उस टाइम को आप अवॉइड करें। ये तमाम वो अलर्ट हैं जो आम जनता के लिए जारी किए गए हैं। आप इनका ख्याल रखें और अपना बाकायदा अपनी सेहत का ख्याल रखें। और 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।